गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बार पुनः पढ़ेंगे आलोक धनवा जी द्वारा रचित कविता पतंग। जो पहला पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ा, इस पर जो पहला पद्यांश था, इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। पहले जो पद्यांश है, सबसे तेज बौछारे गई और नाजुक दुनिया। पहला प्रश्न है, अर्थ ग्रहण पर आधारित प्रश्न, मानवीकरण के सौंदर्य पर टिप्पणी कीजिए। हमने आपको बताया कि किस स्थान पे मानवीकरण का प्रयोग किया गया है। आपको बताना है कि मानवीकरण के सौंदर्य पर टिप्पणी कीजिए, मतलब कि मानवीकरण का प्रयोग कवि ने कहाँ पर किया है, किस रूप में किया है, यह आपको बताना है। तो सबसे पहले मानवीकरण क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। मानवीकरण जो है एक प्रकार का अलंकार है। जब आप लोगों के पास समय हो, आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार जा करके आप बुक से या नेट से आप जा करके मानवीकरण की डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। जब भी सजीव कोई भी क्रियाकलाप, चलना उठना बोलना खाना पीना, जो भी सजीव क्रियाकलाप होते हैं, जो सजीव व्यक्ति करता है, तो उसको जब निर्जीव को करते हुए दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, तो वहाँ पर कहते हैं कि यह मानवीकरण अलंकार है। मतलब मानवीकरण, मतलब ऐसा है नहीं, लेकिन उसको मानवीकरण किया गया है। पहला क्या है कि मानवीकरण कहाँ किया गया है। प्रकृति का मानवीकरण जो है, जो किया गया, बहुत ही सुंदर है। जैसे पहला भादो गया, भादो का महीना है तो भादो को जाता हुआ बताया गया है, तो भादो गया यहाँ पर मानवी यानी भादो महीना का मानवीकरण किया गया है। नेक्स्ट है, शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद ऋतु को बताया गया है कि वह अपनी तेज चमकीली साइकिल चलाते हुए पुलों को पार करते हुए आया। यहाँ पर शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। नेक्स्ट, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, उस शरद ऋतु का ही मानवीकरण किया गया कि शरद ऋतु के आगमन पर ऐसा लगता है कि उत्साही बालक जो है वह अपनी चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए वह आ रहा है, तो यहाँ पर शरद ऋतु का वह मानवीकरण किया गया है। नेक्स्ट, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, तो किसी भी चीज को मुलायम बनाने का, सॉफ्ट बनाने का कार्य जो है वह ह्यूमन बींग्स करते हैं, या जो भी जीवधारी होते हैं, जिसमें जीवन होता है, वो करते हैं। शरद ऋतु के आगमन पर ये सब क्रियाकलाप जो है, मौसम में परिवर्तन होता है, तो इस प्रकार शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। ठीक है, तो यह मानवीकरण पर यह प्रश्न, इस जो पाठ है पतंग पाठ से मुख्य रूप से अलंकार पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, या जो है बिंब पर आधारित, कि बिंब क्या है, किस प्रकार के बिंब का प्रयोग किया गया। तो आप इसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा कि इसमें, इस कविता में किन किन स्थानों पर मानवीकरण का प्रयोग किया गया। या ऐसे भी एग्जाम में पूछा जाता है कि काव्यांश में उपमा के सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए या मानवीकरण का एक उदाहरण बताइए। तो आपको वह लाइन याद रखना पड़ेगा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, या सबसे तेज बौछारे गई भादो गया। तो आपको लाइन याद होगी, तभी आप मानवीकरण का उदाहरण दे पाएंगे। या उपमा का, खरगोश की लाल आंखों जैसा सवेरा हुआ। तो जब आपको यह याद होगा, वो लाइन जो पंक्ति है वो याद होगी, तब आपको बताने में कोई किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। आप याद कर लीजिएगा कि मानवीकरण का प्रयोग कहाँ हुआ है। नेक्स्ट है, प्रातः काल की तुलना किससे की गई है और क्यों की गई है। तो हमने आपको बताया कि प्रातः काल की तुलना जो है वह खरगोश की लाल आंखों के साथ की गई है। तो खरगोश की लाल आंखें जिस प्रकार हमें आकर्षित करती है, उसी तरह शरद ऋतु का आगमन जो है वो हमें आकर्षित करता है। तो क्या कहते हैं, प्रातः काल की तुलना खरगोश की लाल आंखों के साथ की गई है। अगला प्रश्न है, क्यों की गई है। क्योंकि इन दोनों का रंग हल्का लाल भूरा और चमकदार होता है। क्यों इसके साथ उपमा, क्यों इसके साथ साम्यता की गई है। जिस प्रकार शरद ऋतु का आगमन होता है तो वह उसका आकाश का रंग हल्का लाल भूरा और चमकदार होता है, उसी तरह खरगोश की भी आंखें लाल होती हैं, लाल भूरी मिक्स होती हैं,
और चमकदार होती है। इसलिए खरगोश की आंखों से शरद ऋतु के आगमन का जो आकाश का जो माहौल है, मौसम है, उसका जो है वर्णन उसके साथ साम्यता की गई है। सो क्या होगा, प्रातः काल की तुलना खरगोश की लाल आंखों से की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि माहौल जो होता है उस समय इन दोनों का जो रंग होता है, यानी आकाश का जो रंग है और जो खरगोश की आंखों का रंग है, दोनों का रंग लगभग एक समान है, एक चमकदार है, आकर्षित करने वाला है, इसलिए दोनों की साम्यता की गई है। दोनों की विशेषताएं मिलती जुलती हैं, इसलिए इसके साथ साम्यता की गई है। अगला प्रश्न है, काव्यांश में बिंब स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से 2 बार 3 बार, लगभग हर पाठ में, हर कविता, हर जो भी कविता होती है, हर कविता में एक बार आप बिंब तैयार करने का प्रयास करें, क्योंकि हर कविता में बिंब जरूर पूछा जाता है। बिंब क्या होता है? दृश्य बिंब, जो हमारे सामने एक स्थिति, हमारे सामने एक तरह का जो बिंब प्रस्तुत करता है, एक स्वरूप प्रस्तुत करता है, उसके विषय में बताया गया। कवि ने अपनी कलात्मकता के द्वारा, अपने शब्द सौष्ठव के द्वारा, शब्द के माध्यम से हमारे सामने एक प्रकार का बिंब, एक प्रकार का दृश्य हमारे सामने उपस्थित करने की क्षमता रखता है, तो उसी को बिंब कहते हैं। तो पहला आ गया दृश्य बिंब। कौन कौन से इस कविता में कौन कौन से दृश्य उपस्थित किए गए हैं, तो आप सोचिए, पूरी कविता पढ़िए कि इसमें कौन कौन सा ऐसा दृश्य है जिन दृश्यों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं, तो जो हमें दिखाई देते हैं, तो वही सारे जो स्वरूप या जो स्थिति होती है वह दृश्य बिंब कहलाती है, जिसको हम देख सकते हैं। तो पहला क्या हो गया, सबसे तेज बौछारें गई। जब पानी बरसता है तो आप देखते हैं बौछार जब पड़ती है, पानी बरसता है, मूसलाधार बारिश होती है, तो हम आंखों से देखते हैं कि हाँ बारिश हो रही है। अब जब बारिश चली जाती है तो हम कहते हैं कि हाँ बारिश चली गई। तो हम आंखों से देख करके जान सकते हैं कि हमें भले ना सुनाई देता हो, लेकिन आंखें हैं तो हम जान सकते हैं कि हाँ बारिश चली गई, यानी भादो यह मौसम चला गया। तो सबसे तेज बौछारें गई, यह क्या है? दृश्य बिंब है। तो हमारे सामने कवि ने अपनी शब्दों के द्वारा एक प्रकार का दृश्य उपस्थित किया, वह है सबसे तेज बौछारें गई। नेक्स्ट है, इस तरह के, ये तो हमने 2-3 एग्जाम्पल बस लिखे हैं, आपको पूरी कविता में पूरी कविता जो है बिंबों से भरी पड़ी है। सो आप लोग अपनी क्षमता के अनुसार उसको पढ़िए, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए और बिंब खोजने का प्रयास करिए कि इसमें किस प्रकार का बिंब हो सकता है। इसको आप, ये सबसे तेज बौछारें गई, इसको आप श्रव्य बिंब में भी रख सकते हैं। आप आंख बंद कर लीजिए, लेकिन पानी बरस रहा है तो उसकी आवाज, आपके बौछार की आवाज आपके कानों में सुनाई देती है, तो इस प्रकार श्रव्य बिंब में भी हो सकता है, लेकिन यह स्पेशली जो है वह दृश्य बिंब की विशेषता है। नेक्स्ट है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। स्पष्ट है कि जब आकाश का जो रंग होता है, माहौल होता है, जब आप बादल छाए रहते हैं तो भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, आकाश में कालिमा होती है तो भी दिखाई देता है, लालिमा होती है, धवलता होती है, श्वेतता होती है, जो भी विशेषता दिखाई देती है आकाश में, मौसम में, तो आप स्पष्ट रूप से उसको देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो कवि ने बताया कि जब भादों का महीना होता है तो चला गया भादों का महीना, अब शरद ऋतु का आगमन जब हुआ, तो शरद ऋतु के आगमन जो के समय जो आकाश का जो रंग है वह कैसा है? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। मतलब जो सवेरा है वो अंधकार को चीरता हुआ सा प्रतीत होता है, यानी लालिमा चारों तरफ विद्यमान है, खुशनुमा माहौल है, चमकदार मौसम है। तो इसका वर्णन, मतलब यह दृश्य जो है आप आंखों से देख करके महसूस कर सकते हैं कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। नेक्स्ट है, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। वही कि शरद ऋतु का जब आगमन होता है, शरद ऋतु रूपी बालक जो है पूरे उत्साह के साथ कई पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज गति से चलाते हुए वह आगे बढ़ रहा है। तो हमारे सामने जो है कवि ने एक प्रकार का जो दृश्य प्रस्तुत किया कि हमारे आंखों के सामने वह दृश्य उपस्थित होता है कि हाँ सही बात है, जब बच्चा नया नया साइकिल लिए रहता है तो कितना उसके अंदर उत्साह होता है। तो यह सब चीजें शरद ऋतु तो साइकिल चलाते हुए नहीं आता, लेकिन यह दृश्य हमारे सामने उपस्थित होता है कि हाँ जब बच्चे नई नई साइकिल लिए रहते हैं तो किस प्रकार उनके अंदर उत्साह होता है।
तो यह और इसके साथ साथ प्रकृति में किस प्रकार परिवर्तन होता है वो हमें जीवंत रूप से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और हम हमारे सामने वो दृश्य जो होता है वो परिलक्षित होता है कि हाँ वास्तविक रूप से जो है वह आकाश में जो जो जिस तरह से मौसम में प्रकृति में जो जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों का जो दृश्य बिंब यह दृश्य बिंब के अंतर्गत आ जाएगा। यह सभी स्वरूप ये सभी स्थितियां हम अपनी आंखों के सहारे देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हाँ ये चीजें हैं। तो कवि अपनी क्षमता के द्वारा हमारे सामने एक दृश्य उपस्थित करने में जो है सक्षम होते हैं। अब नेक्स्ट आ जाइए, श्रव्य बिंब क्या होता है। श्रव्य बिंब का मतलब होता है कि वह स्थितियां वह दृश्य वह जो जिसको आप सुन करके महसूस करते हो। किसी तरह की कोई भी आवाज हो सकती है, जैसे हमने बताया सबसे तेज बौछारें गई तो बौछार की आवाज, घंटी बजाते हुए जोर जोर से आप किलकारियों को भी जोड़ सकते हैं कि किलकारियों की जब बच्चे किलकारी मारते हैं सीटियां बजाते हैं तो यह सब घंटी बजाते हुए जोर जोर से यह क्या हो जाएगा श्रव्य बिंब। तो हमारे सामने जो है सुन करके हम यह दृश्य महसूस करते हैं कि हाँ घंटी बजा रहे होंगे, ट्रिन ट्रिन की घंटी हमें सुनाई देती है। नेक्स्ट स्पर्श बिंब, वह बिंब जिसको हम स्पर्श करके महसूस कर सकते हैं कि यह वस्तु जो है वह कड़ी है, यह बहुत बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही मुलायम है, अच्छी है, जिस प्रकार का है उसको आप छू करके महसूस करते हैं। तो क्या आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, तो मुलायम आप कैसे जानोगे, जब आप उसको स्पर्श करोगे तो आप समझ सकते हो कि हाँ यह मुलायम है। तो यह आप अनुभव की बात है, आप उसको महसूस करिए कि आकाश में किसी तरह की जो बादल नहीं हर तरफ स्वच्छ है तो तब देखने पे ऐसा लगता है कि सब कुछ मुलायम सा प्रतीत हो रहा है। तो इस प्रकार यह मुलायम आप तभी जानेंगे जब किसी चीज को स्पर्श करेंगे। तो महसूस करिए कि आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं और आकाश आपको मुलायम प्रतीत हो रहा है, तो यह एक प्रकार का स्पर्श बिंब होगा। नेक्स्ट है काव्यांश में उपमा के सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि उपमा आपसे पूछा जा सकता है कि उपमा का कोई एक उदाहरण बताइए। जो इस मान लीजिए काव्य दे दिया गया, काव्यांश 2 लाइन 4 लाइन दे दी, इसमें बताइए इसमें उपमा ढूंढिए, तो आप उपमा जानेंगे तब ना। तो आप उपमा अलंकार के विषय में पढ़िए कि उपमा अलंकार की डेफिनेशन क्या होती है, एग्जाम्पल क्या होते हैं, ये सब आप पढ़िए और उसको समझने का प्रयास करिए। सो आप इसमें लिखेंगे कि शरद की तुलना का सवेरे के रंग प्रसन्नता और चमक को प्रदर्शित करने के लिए खरगोश की आंखों की उपमा अत्यंत मनोरम बन पड़ी है। मतलब सुबह का मतलब जब शरद ऋतु का आगमन होता है तो जब मौसम जो प्रकृति में जो परिवर्तन है, तो कवि कहते हैं कि जो सवेरे का जो रंग है वह प्रसन्नता और चमक को प्रदर्शित करने के लिए, यानी आकाश या मौसम के स्वरूप को प्रदर्शित करने के लिए, उसमें प्रसन्नता, खुशनुमा और ताजगी दिखाने के लिए कवि ने जो है खरगोश की लाल चमकदार आंखों से साम्यता की है। दोनों की विशेषताएं, सुबह के दृश्य का वर्णन, सुबह के दृश्य की विशेषता सेम और सेम उसी तरह से खरगोश की लाल चमकदार आंखें, तो इन दोनों की जो दृश्य, यह दोनों जो है दोनों की विशेषताएं एक जैसी हैं, तो साम्यता के आधार पर यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है मानवीकरण का एक उदाहरण बताइए। हमने आपको पहले ही बता दिया कि मानवीकरण के उदाहरण में आप लिख लेंगे ये वाला लाइन कि तेज गति से साइकिल चलाते हुए, पुलों को पार करते हुए, तो सवेरे को साइकिल चलाते हुए बच्चे के समान दिखाया गया, यानी शरद ऋतु के आगमन पर किस प्रकार शरद ऋतु तेज गति से, प्रकृति में जो परिवर्तन होता है उसी प्रकृति के परिवर्तन को शरद ऋतु के तेज गति से साइकिल चलाते हुए बताया गया है। सवेरे को साइकिल चलाते हुए बच्चे के समान आता दिखाया गया है और इस वर्णन से प्रातःकालीन ताजगी का वातावरण साकार हो उठता है कि बड़े ही तेज गति से शरद ऋतु का आगमन होता है, तो बड़े ही तेज गति से जो है मौसम में परिवर्तन होता है और वह परिवर्तन हमारे लिए एक तरह का ऊर्जा, उमंग, उत्साह का हमारे जीवन में
जो मतलब वो जो एक मौसम की वजह से हम सुस्त पड़े थे, क्रियाशील नहीं थे, तो मौसम ने हमारे शरीर में एक तरह की ऊर्जा, एक तरह की जान डाल दी। अब हम भी उत्साहित होकर के जो है क्रिया करने के लिए तैयार है। इस पर आधारित जो भी इस तरह के प्रश्न, अन्य प्रश्न बनते हैं, उनको आप अपने शब्दों में लिखने का, पढ़ने का, समझने का प्रयास करिए। और इसके साथ साथ आप समय निकाल करके अलंकार पाठ जो इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपको हर कविता में अलंकार पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि इसमें यह अलंकार है, सो क्यों अलंकार को यह अलंकार है, तो किस प्रकार आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, किस प्रकार कह सकते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सो आप अलंकार तैयार करिए। नेक्स्ट बिंब तैयार करिए। बिंब अक्सर पूछा जाता है, हर कविता में बिंब जरूर पूछा जाता है, तो आप इसको तैयार करने का प्रयास करिए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको आप अपने शब्दों में लिखने का, समझने का प्रयास करिए। धन्यवाद।